हेलो फ्रेंड्स, संगणक 2021 का पेपर सॉल्यूशन हम देख रहे हैं जिसमें पार्ट ए के फर्स्ट 30 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के थे जो कि हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज पार्ट बी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 31 है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मीन्स ज्यामितिक माध्य के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, it is based on all the observations of the data set. Yes, this is correct. It is not suitable for further algebraic treatment. तो geometric mean जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x1, जो भी मीन का होता है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आता है, तो उसके बाद आगे वो किसी algebraic ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल डेटा नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आगे दो जो स्टेटमेंट है वो भी बता देती हूँ। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द वैल्यू इन द सेट इज जीरो। एक भी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है तो वो पूरा ही जीरो होगा। तो अगर एक भी शून्य होगा तो उस ज्यामितिक माध्य की गणना नहीं की जा सकती। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू से कोई ज्यादा कुछ इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सारी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन में आप 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम फॉर एडिशन ऑल्सो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। मैं साथ ही साथ सीक्वेंस में नहीं चलूंगी क्योंकि पेपर में बार बार स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो 31 के बाद हम 35 करेंगे और उसके बाद 32 एंड 36। सो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटा रिलेटिव टू मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए फैमिली इज। एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को आरेख, जो भी महीने का जो खर्चा होता है हर एक, जैसे ग्रोसरी का हो गया, एजुकेशन पे कितना हो गया, मेडिकल में कितना गया, तो उनका एक आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे ज्यादा जो उपयुक्त चित्र है वो होता है, कभी हिस्टोग्राम से नहीं बताते। आपने देखा होगा मंथली एक्सपेंसेस को हमेशा पाई डायग्राम से बताते हैं कि इतना ये एजुकेशन पे गया, इतना जो है मेडिकल में चला गया, इतना जो है वो ग्रोसरी में चला गया, इतना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे चला गया, यहाँ पे कुछ अन्य खर्चे आ गए, कुछ कपड़े शॉपिंग हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 एंड 36। सो क्वेश्चन नंबर जो 32 है आपका, सो डायरेक्टली आप याद होना मुश्किल है, वैसे कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, तो इसका जो आंसर है वो है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो वैसे तो ये याद होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इसका निकालना, डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। तो ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 है वो कैसे आता है, ताकि इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप डेराइव कर सके। डेरिवेशन भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है, ठीक है, तो वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स एक्चुअली होता है जो मीन का स्क्वायर, ए ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डेटा पॉइंट का जो भी स्क्वायर होता है उसके मीन का स्क्वायर माइनस ये मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे ई ऑफ एक्स क्या होता है, आपका मीन होता है। तो मीन हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, तो ई एक्स क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ई एक्स है यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो यानी कि जो ई ऑफ एक्स है वो मेरा क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2n। ओके, ये हो जाएगा 2n। अगर मैं n नंबर ऑफ टर्म्स लेती हूँ तो वो n से n कट गया, ई ऑफ एक्स मेरा ये आ गया। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स का स्क्वायर ऑफ द ऑल द n नेचुरल टर्म्स, तो वो ये होता है।
जब मैं ये e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगी, ये तो एक्चुअली ये नहीं है, ये होगा तो इसमें n आ जाएगा नीचे इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। बाकी ये तो जो होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6 क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है। अभी वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें, ये क्या हो जाएगा, n से n तो यहाँ कट ही गया, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n यानी कि 3n प्लस n ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n, ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स मेरा क्या ये है, तो यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ना, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो ये जस्ट मुझे बताना था आपको कि इस तरीके से ये आता है। कुछ भी चीजें समझ में जब आती हैं, हमें पता होता है कि कहाँ से चीजें आ रही हैं, तो हमें दिमाग में उन चीजों को रखना आसान होता है, नहीं तो रट लो और फिर रटने के बाद भूल जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। Q2 मीडियन होता है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल आर थ्री क्वार्टाइल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड का मैंने बताया था, जो एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैं बार बार उस डायग्राम को बताती हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। तो उस केस में ये जो इक्वेशन है वो होती है आपकी ये बी Q1 यानी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का जो समेशन है दैट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ मीडियन। क्वेश्चन नंबर 32 में मैं यहाँ पर गलती से 6 की जगह n लिख दिया था यहाँ पर, ओके, फॉर्मूले में, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 33 है, दो श्रेणियों की संगतता कंसिस्टेंसी की तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर सबसे उपयुक्त माप, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो वो है विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम CV से डिनोट करते हैं, एंड CV जो का फॉर्मूला होता है 6 अपॉन x बार, सिग्मा अपॉन x बार, वेयर सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, परसेंटेज में इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका मीन कम है तो वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मीन ज्यादा होगा तो वेरिएबिलिटी कम होगा। सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, इट मेजर, ये स्टैटिस्टिकल मेजर है जो क्या करता है, रिलेटिव वेरिएबिलिटी बताता है डेटा सेट की, जिसे हम डिस्पर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो दो सीरीज को कंपैरिजन कब किया जाता है, कैसे, कंपैरिजन का मतलब ही ये है कि दोनों सीरीज का जो डेटा पॉइंट है वो कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएशन है उनमें, ठीक है। तो वो रेंज से कोई पता नहीं चलेगा, मीन डेविएशन से कोई पता नहीं चलेगा, मीन डेविएशन तो आपस में हर सीरीज का इंडिविजुअल होगा, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा, ओके। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गिवन डेटा हैज मीन इक्वल टू 6.5। डेटा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये बता रहा है कि इस डेटा पॉइंट का क्या मतलब है। तो हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि जो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड है हमारा, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको याद है तो आप इमीडिएटली आप इसका आंसर पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो फिगर मैंने बना के बताया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं कि पॉजिटिवली स्क्यू के केस में ही मीन बड़ा है मीडियन से और फिर मोड सबसे छोटा है, ठीक है। क्यों है ये भी मैं आपको नोट्स में बताया था कि यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो आप जब नंबर लाइन पर यहाँ से इस साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, तो उससे आप समझ जाते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चंस थोड़े से रैंडमली मैं बता रही हूँ बट मतलब तो हमें सॉल्व करने से ही है। सो फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, खंडित बंटन के लिए, द कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस बीटा 2 इज। सो बीटा 2 को ध्यान में देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 3 होती है तो वो मेजर कर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नॉट इक्वल टू 1, लेस देन 1 ये होता ही नहीं है इसमें, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ सिस्टेमैटिक क्रमबद्ध सैंपल प्रतिचयन डज नॉट yield good result if a systematic sample does not yield good result। systematic sampling में भी अच्छे रिजल्ट कब नहीं आ सकते, तो अच्छे रिजल्ट कब नहीं आएंगे। वेरिएशन इन यूनिट्स इज पीरियोडिक, इकाइयों के मध्य विचलन आवर्ती हो, आवर्ती मतलब पीरियोडिक अगर वेरिएशन होगा तो भी तो हमें
रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक सैंपल में एक रैंडमली सिस्टमेटिक तरीके से आपका डिसाइड किए जाते हैं, ब्रेक किए मतलब डिवाइड किए जाते हैं, सेक्शंस बनाए जाते हैं, फिर उनमें से लिए जाते हैं सैंपल्स। तो यूनिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स आर कोरिलेटेड। तो अगर ऐसा होगा, पीरियोडिक होगा, कोरिलेटेड होंगे, तो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा सिस्टमेटिक सैंपलिंग में। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रॉम अ population containing 30 units, 5 units are drawn by simple random sampling. 30 इकाइयों की एक समष्टि में से 5 इकाइयों को निकाल लिया जाता है by simple random sampling without replacement. The probability the same specified unit include in the sample is. ठीक है, तो probability क्या होगा, जितने निकाले अपॉन टोटल, तो 5/30, तो 5/30 is 1/6. तो आंसर will be option A. क्वेश्चन नंबर 42 है, द डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला इज द। तो ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, इसके फॉर्मूले से ही अगर आपको याद होगा तो समझ जाएंगे। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्परेज एंड पार्शेस इंडेक्स फॉर्मूला। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 एंड 43 पर। सो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, Which of the following is non-governmental statistical organization? तो गवर्नमेंटल स्टैटिस्टिकल CSO है, ये तो है ही। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने नोट्स में एक ट्री चार्ट बनाया हुआ है, उससे आप समझ जाएंगे। प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन है ही, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये नहीं है। ओके। 43 है, द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जनगणना का क्या उद्देश्य होता है? So Directorate of Economics and Statistics at the Center, ठीक है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों को जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराना, ये है। इंस्पेक्शन करना विलेज रिकॉर्ड्स को मेंटेन, जो पटवारी ने मैनेज किए हैं। तो क्लासिफाई लैंड फॉर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये सभी रीजन है। ओके, तो 43 का आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एंड 44। So question number 41 है, Lesper's formula has dash bias and Parsh's formula has dash bias. तो इसका जो आंसर है वो ये है, an upward bias और downward bias. तो इसका लेस्पेरेस जो इंडेक्स नंबर होता है, बेसिकली वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, जो यूज आता है कैलकुलेट करने का इकोनॉमीज में जनरल प्राइस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो कैलकुलेट होता है वो रिलेटिवली जो बेस ईयर, इसको बेस ईयर क्वांटिटी वेट मेथड भी बोलते हैं। इसका जो है, बिकॉज द कंज्यूमर्स आर बिलीव टू चेंज देयर बाइंग पैटर्न्स अवे फ्रॉम हायर इन्फ्लेशन आइटम्स ओवर टाइम। तो थ्योरेटिकली जो ये शो करता है वो इनबिल्ट अपवर्ड बायस ही शो करता है, और इसका जो इनवर्स होता है वो पार्शेस करता है, यानी कि डाउनवर्ड बायस शो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईयरली पब्लिकेशन ऑफ CSO। CSO का ईयरली पब्लिकेशन है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, भारत का सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आयकलन, एंड स्टैटिस्टिकल न्यूज़लेटर, सांख्यिकी सूचना पत्र। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए तथा बी, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट एंड एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये न्यूज जो लेटर है ये ऑफिशियल ईयरली पब्लिकेशन में नहीं आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इन द बेस ईयर इज 2000 पर एनम एंड इन द करंट ईयर ₹5000 है, the CPI is 325, then the allowance required to maintain the same standard of living के लिए कितना उसमें अलाउंस उसका सैलरी में ऐड होना चाहिए। तो सपोज करो कि जो मैं मान के चल रही हूँ कि जो मेरा बेस CPI है वो मैं 100 मान के चल रही हूँ, तो करंट जो मेरा CPI है दैट इज 325। ओके, तो जब मेरा बेस CPI 100 है तो मेरी करंट सैलरी कितनी आ रही है, 2000 रुपये पर एनम। ओके, तो करंट सैलरी इक्विवेलेंट टू बेस ईयर सैलरी कितना हो जाएगा, करंट सैलरी कितना हो जाएगा, बेस ईयर सैलरी। तो बेस ईयर सैलरी है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चंस नोट्स में कराए हुए हैं काफी मैंने।
बेस ईयर सैलरी है 2000 अपॉन बेस ईयर सीपीआई दैट इज 100 इनटू सीपीआई करंट सीपीआई, तो करंट सीपीआई इज 325, तो ये हो जाएगा 0 2 5 10 2 2 4 2 3 6500 मेरी करंट सैलरी आनी चाहिए बेस ईयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन मेरी करंट सैलरी कितनी है 5000 है, तो कितना मेरा अलाउंस बढ़ना चाहिए 6500 में से 5000 माइनस कर दीजिए तो 1500 रुपये आपका अलाउंस बढ़ना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 46 है, इन 1949 द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पीएस महालनोबिस थे। ये भी मैंने नोट्स में डायरेक्टली इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वहां पे ये लिखा हुआ था कि ये डेफिनेटली आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 एंड 49 साथ में कर लेंगे, देन 48 एंड 50। सो क्वेश्चन नंबर 47 है, एट द सेंटर मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज आर मेनली कंडक्टेड बाय, तो जो भी सर्वे होते हैं वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा एनएसएसओ द्वारा ही किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? सो द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स आर नॉट रिलेवेंट फॉर कंपैरिजन, ये करेक्ट बात है, वो उनको कंपैरिजन के लिए नहीं किया जाता। वो जो असोजित मृत्यु दर जो होती है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट टेक्स इनटू अकाउंट द मॉर्टेलिटी फैक्टर, सकल प्रजनन दर की गणना में मृत्यु दर का घटक का उपयोग होता है, ये सही है। नेट रिप्रोडक्शन रेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन ग्रॉस प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रेट, सो NNNRR जो होती है डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल हो सकती है GRR से। ओके, तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये है ऑप्शन डी, इफ नेट प्रोडक्शन रेट NRR इज ग्रेटर देन 1 देन द पॉपुलेशन हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज, ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, infant mortality rate is the ratio of, so infant मतलब जो बच्चे होते हैं 1 साल के नीचे, तो इसका मतलब इसका रेशियो का क्या मतलब है? नंबर ऑफ डेथ्स टू टोटल पॉपुलेशन। जब हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं तो इन्फेंट पॉपुलेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ डेथ उसमें टोटल पॉपुलेशन में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ डेथ्स बिलो एज 1 ईयर to the number of children born in the same year in the same region, so below 1 एज के ईयर के बच्चों को ही हम उससे ही कैलकुलेट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ना कि 1 मंथ को कंसीडर करके करते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी, पॉपुलेशन कब स्टेशनरी कहा जाता है? एवरी ईयर द नंबर ऑफ बर्थ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ्स, अगर ऐसा होता है तो पॉपुलेशन, कोई भी बात कोई भी चीज स्टेशनरी कब होगी? ठीक है, स्टेशनरी मतलब जितना बराबर, जितने आए उतने गए, तो जितने नंबर ऑफ बर्थ हुए उतने ही नंबर ऑफ डेथ्स हुए। ठीक है, कांस्टेंट। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर NRR, so it varies from 0 to 5, it is correct। so NRR if का मतलब है if it is less than 1 it means it is declining, and if it is more than 1 it means that every female is reproducing या रिप्लेसिंग विद हरसेल्फ बाय मोर देन 1 गर्ल चाइल्ड, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड GRR, ये इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है बट एक्सीड नहीं कर सकता। एंड इफ इट इज 1 दैट इट मीन्स द फीमेल पॉपुलेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस itself into new generation and population remains constant। okay, so all of the above ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग NRR। क्वेश्चन नंबर 54 है, टू रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, देन द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बिटवीन द टू लाइंस वो होता है x बार एंड y बार, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 26, इसे लिख सकते हैं 6x प्लस y इक्वल्स टू 31, साइड चेंज होगी तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई। सो बेटर टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 इंटू 2, तो ये फिर इक्वल हो जाएगा। एक वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ता है, या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 बाई हो जाएगा, फिर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 हट जाएगा, फिर x का वैल्यू आ जाएगा।
या फिर x में यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटर है कि हम कम से कम जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो वो छोटा हो। तो यहाँ पे जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 2y इक्वल्स टू 62। इक्वेशन 3 हो जाएगी। इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 26। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 3 गए तो 9x इक्वल्स टू आपके आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 5 में से 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 नाम 36, 9 चौका 36 ना, 9 4 जा 36। x की वैल्यू 4 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहीं पे रखेंगे तो ये हो जाएगी 3 चौका 12 प्लस 2y इक्वल्स टू 26। तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7। सो 4 और 7 जो हैं, सो x बार क्या होगा? मीन ऑफ x, तो दैट इज 4, और y बार क्या होगा? मीन ऑफ y, दैट इज 7। तो 4 और 7 आपके आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 52 है, रिग्रेशन से ही है ये भी। Vy(x) and Vxy are two regression coefficient. If Vyx is greater than 0, then Vxy will be. तो इसका जो आंसर है वो है ए, पॉजिटिव ही होगा। ये नोट्स में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। ये एक प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट्स की, ताकि इसका मतलब ये है कि दोनों का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं Vyx और Vxy दोनों सेम रहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अगर एक 0 से बड़ा है इट मीन्स वो पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सपोज फॉर एस्टिमेटिंग y द इक्वेशन y बार जो है आपको दिया हुआ है, y हैट बोल दीजिए, एक्चुअली बार नहीं बोलते हैं, y हैट और y कैप बोलते हैं। दिस इज 5 minus 2x. Calculations are made on a given set of data. Which of the following is true for this situation? तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन होती है, ओके, वो इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होती है, जिसमें a जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट, एंड जो b होता है वो होता है स्लोप। b क्या होता है? ये होता है स्लोप। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो a यानी इंटरसेप्ट आया 5 और b क्या आया यानी स्लोप क्या आया? -2। सो द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 2, रॉन्ग। द स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव, दिस इज करेक्ट क्योंकि नेगेटिव है। द लाइन रिप्रेजेंट्स इनवर्स रिलेशनशिप, नो एंड नन ऑफ द अबव। तो 53 का जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। 55 है, इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स, यदि x एंड y दो यादृच्छिक चर हो और a b c d आर एनी नंबर्स प्रोवाइडेड, कोई भी अन्य नंबर हो जिसमें से a और c जो है वो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं है, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ax प्लस b एंड cy प्लस d, दोनों के बीच जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या? सो कोवेरियंस और वेरियंस का जो प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूलाज हमने किए थे उसके हिसाब से कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है ए और एक्स और वाई के साथ ए सी, एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एंड ये दीज आर द प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, नोट्स में अवेलेबल हैं, लिखी हुई हैं। वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स। ओके, तो जो कोफिशिएंट होगा कोरिलेशन कोवेरियंस कोफिशिएंट, वो होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे एक्स और वाई की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह सी वाई प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पर तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू ये वैल्यू आ जाएगी ए सी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर तो प्लस माइनस ए एंड प्लस माइनस सी। उसके बाद आएगा जब ये इक्वेशन आ जाएगी तो यहीं से आप इसको कैसे कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वापस प्लस माइनस ए सी, ए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ए सी कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू सी अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ वाई। तो ये जो पार्ट है ए सी ये वाला,
तो ये हो जाएगा, AC को हटा दीजिए यहाँ से, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, R ऑफ x, y, ये वाला, ये पार्ट। तो ये हो जाएगा AC अपॉन, चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे मोड ऑफ AC कर दीजिए और ये हो जाएगा R ऑफ x, y। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से ही आएगा, ये ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाए। तो जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो D है 55 का, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन तो बिल्कुल भी नहीं होता कोएफिशिएंट बिटवीन द रिग्रेशन, तो दिस इज नॉट ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, दिस इज करेक्ट। लाइन्स ऑफ रिग्रेशन अगर जीरो होता है तो वो परपेंडिकुलर होती हैं और दोनों में सेम साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रेसिडुअल मेथड इज यूज्ड टू मेजर, सो ये जो मेथड है दैट इज यूज्ड टू मेजर द साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को मेजर करने में आपका रेसिडुअल मेथड ही काम आता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, फॉर द गिवन 6 वैल्यूज द 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या होता है कि 3 का आपको एवरेज निकालना है। तो इसमें देखो पहला नंबर सेम है 19 19 19, तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, 25 25 25 है, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 24 प्लस 18 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 57 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 19, सब में ही 19 है। दूसरा हो जाएगा सेकेंड वैल्यू से लेते हैं, ठीक है, दूसरा एवरेज होगा 24 प्लस 18 प्लस 33, तो वो होगा 75 अपॉन 3, तो वो हो जाएगा आपका 25, तो ये ऑप्शन तो गया। फिर तीसरा कहाँ होगा, तीसरी वैल्यू से, थर्ड वैल्यू से 18 प्लस 33 प्लस 42, तो वो हो जाएगा 93 अपॉन 3, तो दैट इज 31। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए और सी ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ के लिए जो आपका मूविंग एवरेज होगा वो होगा आपका 33 से, 33 42 54, तो ये हो जाएगा 129 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 43, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1975 को आधार मानकर उपनीत रेखा जो है वो ये है, यदि आधार को 1975 की जगह 1971 पर बदल दें तो उपनति का क्या समीकरण, क्या इक्वेशन होगी। तो यानी कि इस इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, हम डाउन जा रहे हैं 1975 से 1971 में आ रहे हैं, यानी 4 साल पीछे जा रहे हैं, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 20.6 प्लस 1.68 इंटू x की जगह हम क्या रख देंगे, x माइनस 4 रखेंगे। सब x माइनस 4 रखेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू 20.6 प्लस ये हो जाएगा 1.68x माइनस 6.72, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13, यहाँ से 20.6 में से 6.72 माइनस करेंगे तो 13.88 आएगा प्लस 1.68x, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सप्लाई कर्व इज अ पार्ट ऑफ, तो सप्लाई कर्व जो है वो कॉस्ट से होता है, सप्लाई हमेशा कॉस्ट जो लागत वक्र होता है उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू मेजर सीजनल वेरिएशंस कंपैरेटिवली यूटिलाइज द गिवन डेटा सेट, तो वो सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने के लिए वे यूज रेशियो टू मूविंग मेथड, एवरेज या ट्रेंड यूज नहीं करते, उसमें मूविंग मेथड यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या रीजन नहीं है। पहला है फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट, अभिरुचियों में सकारात्मक परिवर्तन है, तो ये तो कॉज हो सकता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ा है तो ऑफकोर्स उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस कम हुआ है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉर इंफीरियर गुड, निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि हुई है, तो दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड की डिमांड उसका बढ़े। ओके, सो 62 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 डेटा सेट पर है, एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इन राजस्थान
was। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रिमेम्बर, अदरवाइज या तो आपने पढ़ा हो, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन स्किप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ रोलिंग प्लान। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसपे आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सो रोलिंग प्लान जो था इंडिया में 1978 में आया था। 1978 में क्या स्पेशल हुआ था? 1978 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई उस टाइम आए थे, लीड किए थे भारतीय जनता पार्टी को। तो उन्होंने इस जो 5 ईयर जो प्लान चल रहे थे उस टाइम, उन्होंने टर्मिनेट किया 5 ईयर प्लान को। 1977-78 का जो प्लान था उसे टर्मिनेट किया और उन्होंने 6th 5 ईयर प्लान बनाया 1978 से 83 का, और उसको रोलिंग प्लान बोला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, ये गुन्नार मृदल लेकर आए थे। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? द रोलिंग प्लान जो टर्म है, इट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म ऑफ प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग in which the planning already done is reviewed। पहले से जो की हुई प्लानिंग है उसको सिर्फ रिव्यू किया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो उसे अपडेट किया जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार हटके उन्होंने ये एवरी ईयर वाला चालू किया था और फिफ्थ जो 5 ईयर जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो 5 ईयर प्लान चल रहे थे, उन्हें हटाया था। ऑल्दो 80 में ही वो जो कांग्रेस थी वो फिर आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य नहीं है? तो पेपर करेंसी इज द मेन करेंसी ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि पेपर करेंसी ही मेन करेंसी है, ओके। ना ही वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर उसको माना जाता है और कैन बी यूज टू सेटल डेट्स एंड मेक पेमेंट्स टू एन अनलिमिटेड अमाउंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज फॉर्म बाय मर्जिंग विच टू एंटिटीज। तो ये जो मर्ज हुई थी वो मर्ज हुई थी स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को और एनर्जी डेवलपमेंट, इसको पावर और एनर्जी से मिलके ये रिन्यूएबल एनर्जी बना था। इसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई रोल नहीं था, ना ही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जो MR होता है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू होता है। जो मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व होता है वो जनरली often shows a downward curve sloping because there is most often an economically inverse relationship between price and quantity। क्यों प्राइस और क्वांटिटी में कैसे इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी मतलब कम रहती है जनरली, ओके। सप्लाई कम रहती है, सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो MR जो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वो जनरली डाउनवर्ड स्लोप ही दिखाता है। और किसी भी कंपनी में अगर एज अ कंपनी डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मोर यूनिट्स विल लाइक टू बी डिमांडेड, जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैच द फॉलोइंग। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ईयर बेस्ड। तो इसमें जो RFC है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जो 1 है वो 4 1955 में थी, जो 2 है वो है 3 1980, जो 3 है वो 2 RSRTC 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और जो CAZRI है वो 1959 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, द मेन सेंटर ऑफ कांकरेज ब्रीड इन राजस्थान इज। तो जो कांकरेज जो ब्रीड है राजस्थान में वो जनरली सदर्न जो साउथ वेस्ट जो राजस्थान है वहाँ पे पाई जाती है। ये जो काऊ है उसकी ब्रीड होती है, तो उसमें बाड़मेर, सिरोही और जो जालौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जनरली पाई जाती है। तो इसमें से जालौर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो ब्रीड है वो एक्चुअली ये वाली मैं ब्रीड की बात कर रही हूँ, ये कांकरेज जो ब्रीड है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 69। So in which 5-year plan district industry centers were established in every district of Rajasthan? So वो 5th 5-year plan था जिसमें ऐसा हुआ था। तो इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के हैं, तो वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।